इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों को रजनीश भैया और सौरभ भैया की राम राम। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महीने के अंतिम शनिवार हम जाते हैं किसी गांव में और वहां के निवासियों से, वहां के किसान भाइयों से जो बातचीत होती है, वहां की जो यात्रा होती है, वो पहुंचाते हैं आप तक इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आकाशवाणी गाँव में। तो सौरभ भैया, ये बताइए कि आज हम किस ग्राम की यात्रा पर जा रहे हैं? रंजीश भैया, आज हम जिस ग्राम की यात्रा पर जाने वाले हैं उसका नाम है ग्राम साख। अच्छा भैया, ये कहाँ पड़ता है भैया? ये गांव है भैया चौरई विकास खंड का। अच्छा। जिला मुख्यालय से बात करें तो इसकी दूरी है 55 किलोमीटर लगभग। अच्छा, लगभग 55 किलोमीटर ये दूर है। 55 किलोमीटर दूर है। इसके रास्ते की बात अगर हम करें तो चौरई जाने के बाद हमें दक्षिण दिशा की ओर लगभग 15 किलोमीटर और चलना है जमतरा रोड पर, तब ये गांव हमें मिलेगा। और भैया, यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं, बहुत सारे लोग इस मंदिर को देखने आते हैं, यहाँ पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं। बड़ा प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। हाँ, बहुत ही प्राचीन मंदिर है भैया, और इस मंदिर का नाम है डोंगर देव। तो वहाँ भी हम चलेंगे। हाँ, डोंगर देव बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। हाँ। और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी है, वो वहाँ जाकर अपनी धार्मिक आस्थाएं जो है, अपनी धार्मिक आस्था के तहत वहाँ पर वो दर्शन करने हाँ। जाते हैं। तो चलिए भैया, फिर देर किस बात की, चलते हैं हम ग्राम साख। तो भैया गाड़ी कर लो फिर स्टार्ट अपनी। चलिए भैया, चलते हैं। तो चलिए सौरभ भैया, ये लीजिए भैया, आ गया है ग्राम साख। ग्राम पंचायत साख में आ गए हैं हम लोग। और देखिए, यहाँ पर फसल जो है हमें अभी कटाई की स्थिति में है। हाँ, काफी जगह पर हमने देखा कि फसल की कटाई हो रही है। कटाई चल रही है और बहुत से किसान भाई अपनी जो फसल है उसको सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। हार्वेस्टर हमें जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो भैया, अब देर नहीं करते हैं और खेतों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें वहाँ पर कौन मिलता है। चलिए। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। एक किसान भाई अपने खेत में हमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए उनसे कुछ बातचीत करें। चलिए चलते हैं भैया। चलिए। ये राम राम। जय राम जी भैया। क्या शुभ नाम भी आपका? जी उकेश माहौरे। अच्छा उकेश माहौरे जी, हम देख रहे हैं कि आप अभी कटाई के काम में लगे हुए हैं और काफ़ी किसानों को तो अभी गेहूं कटना बाकी है, कुछ लोगों को कटना शुरू हो गया है। तो आपकी ये कटाई कब से आरंभ हुई भैया? कटाई अभी बस 4-5 दिन पहले से आरंभ हुई है। तो कितने क्षेत्र में आपका गेहूं लगा है? 10-12 एकड़ खेत में है। माहौरी जी, ये बताइए कि जो गेहूं की कटाई आप करा रहे हैं तो आप कैसी स्थिति देखते हैं फसल की, कि कटाई हमें शुरू कर देना चाहिए? तो इसकी फसल देखते हैं कि वो अच्छे से सूख गई है। सूखने के बाद फिर आजकल तो हार्वेस्टर ही कटाई हो रही है, हार्वेस्टर से कटाई करवाते हैं। हार्वेस्टर से कटाई कराने में आपको क्या फायदा है? आजकल मजदूर नहीं मिल रहे हैं और जरूरत भी नहीं है, तो कटाई हार्वेस्टर से डायरेक्ट कटाई हो जाती है, दाना बन जाता है पूरा कंप्लीट। आप क्या कहेंगे, कटाई में किसानों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कटाई में देखते रहना चाहिए कि फसल क्या है, गर्मी के सीजन में आग वगैरह का भी डर रहता है, खेत में तार आ रहते हैं तो बिजली का भी देख रेख रखना चाहिए, कहीं तार ढीले ना हो, टकराए ना, और समय से कटाई करवा लेना चाहिए। और बाकी जो सीजन होते हैं उसमें कौन कौन सी फसल लेते हैं अपने खेत से आप? बारिश के समय में मक्का की खेती होती है, यहाँ ज्यादा अगर मक्का की फसल लेते हैं। तो अच्छा उत्पादन मिले, क्या प्रयास रहते हैं आपके इसके लिए? इसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, सब प्रकार की नई तकनीक की दवाई वगैरह उपयोग करके जी उसका उपयोग लेते हैं। माहौरी जी, ये बताइए कि कटाई के बाद आप नरवाई का क्या करते? कटाई हार्वेस्टिंग के बाद भूसा बनवा लेते हैं पशु के लिए, और उसके बाद पलटी पिलाऊ चला के मिट्टी में पूरी बाकी नरवाई को मिला देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है सौरभ भैया कि नरवाई का प्रबंधन ये समुचित ढंग से कर रहे हैं।
और खाद के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा रजनीश भैया माहौरी जी से बात करके। तो इनका काम ये जारी रखें, कटाई का काम चल रहा है। और हम आपको बता दें, हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आए हैं और आज साख आपके गांव में भ्रमण कर रहे हैं। तो हमें आप दिखाई दिए, आपसे बातचीत की। आपको कैसा लग रहा है आकाशवाणी आपके गांव में आई? बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह दूर का गांव है, जिला मुख्यालय से 50-55 किलोमीटर दूर है और यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ पहुँच के देखते हुए। जो हमारे श्रोता हैं उनसे चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप? आकाशवाणी सुनना चाहिए, इससे गांव की जानकारी भी मिलती है और ऐसे ऐसी वैज्ञानिक वगैरह रेडियो के माध्यम से सलाह देते हैं, उस सलाह का अपन उपयोग करके उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए, आपने हमसे उकेश जी बहुत अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, साथ ही अपनी खेती बाड़ी और कटाई के संबंध में जो काम की बातें हमसे आपने की, और साथ ही आपने नरवाई प्रबंधन जो आप समुचित ढंग से इसका करते हैं, उचित प्रबंधन करते हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। तो मैं और सौरभ भी आपसे कहते हैं अब राम राम राम। सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी, डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी। तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना? नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो। तुम हो ही भुलक्कड़। भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली। लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में। आभा? जी हाँ, मोदी सरकार की डिजिटल पहल, जिसके तहत अब तक 86 करोड़ से अधिक नागरिक बनवा चुके हैं आभा, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 14477। देखिए भैया, हम गांव में आगे बढ़े तो बहुत ही अच्छी एक व्यवस्थित हमें यहाँ पर पाठशाला नजर आ रही है। बिल्कुल, शाला ये स्कूल है। हाँ। क्या लिखा हुआ है भैया? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साख। अपने को चलना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए, है ना? चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं हमें यहाँ कौन मिलता है। भैया हमें यहाँ मिले। भैया राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या शुभ नाम है आपका? मैं सुधीर माहौरी सर मैं यहाँ गेस्ट में पढ़ाता हूँ। आप शिक्षक है? जी सर, इसी विद्यालय में। तो ये बताइए भी कि जो आपका ये स्कूल है, यहाँ पर कहाँ तक कक्षाएं संचालित होती 9वीं से 12वीं तक होती है। आसपास के 3 से 4 गाँव के बच्चे इसमें आते हैं। पूरी फैकल्टी है, आर्ट साइंस, स्मार्ट क्लास भी है, 2 बोर्ड भी है, पूरा कंप्यूटर है, सीसी कैमरा लगे, बहुत सुरक्षा है सर स्कूल में। सौरभ भैया, एक गांव के अंदर इतनी सुविधाओं से लैस ये पाठशाला है, ये स्कूल है, ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो तरक्की है गांव में कहां तक पहुंची है, और खास करके शिक्षा के क्षेत्र हम देख भी रहे हैं कि देखिए आप, मतलब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो बच्चों की जो समझ है वो भी इससे विकसित होती है। इतनी दूरी पर स्थित होने के बाद भी इस गांव में ये सब व्यवस्थाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, अच्छा काम हो रहा है। सर ये बताइए कि आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? सर मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ 11वीं 12वीं में, और 9वीं में सामाजिक ज्ञान पढ़ाता हूँ। इसके अलावा सर इसी साल से हमारे यहाँ IT और ब्यूटी व्यावसायिक कोर्स भी चालू हुए हैं, जिसमें बच्चियों को ब्यूटी और बच्चों को IT की शिक्षा भी दी जा रही है। इसी बार शासन प्रारंभ की है सर। अच्छा, यानी उनके कौशल विकास का भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि उनका जो कौशल है वो विकसित हो। तो इसमें किस तरह की बच्चियाँ हैं जो भाग ले सकती हैं या इस पाठ्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं? जो भी बच्चा या बच्ची की इच्छा हो तो वो ले सकती है। तो किस क्लास के बाद? 9th के बाद। अच्छा, 9th के बाद वो इस पाठ्यक्रम का हिस्सा ले सकती हैं, जो कि कौशल को विकसित करने में मददगार साबित होगा। सुधीर सर ये बताइए कि बच्चे अपना समुचित विकास कर सकें, उनके व्यक्तित्व का विकास हो, तो यहाँ का जो शाला का जो स्टाफ है या जो शिक्षक हैं, किस तरह का प्रयास उनका रहता है? यहाँ के पूरे शिक्षक बहुत सपोर्टिव है, हर चीज़ में उनको मोटिवेट करते हैं, जो हेल्प बने सभी लोग करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर संख्या बच्चों की कितनी होगी अगर देखा जाए? पूरे स्कूल में लगभग कितने छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं? इसमें लगभग 250 है, लेकिन यदि आप पहली से 12वीं तक की बात करें तो समथिंग 600 बच्चे होंगे। अच्छा सर ये बताइए कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति उनका लगाव बढ़े, वो अच्छे से पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें, तो आप कैसे उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते हैं और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए क्या प्रयास है आपके? जैसा मैं शुरू में बताया सर कि यहाँ स्मार्ट बोर्ड है 2, तो उसमें क्या है, बच्चों का ध्यान एकत्रित होता है, कोई भी चीज़ देखने से ज़्यादा सीखता है बच्चे, इसलिए स्मार्ट बोर्ड है और इन्वर्टर की व्यवस्था भी है स्कूल में। तो हमने पूरा प्रयास किया सर कि जितना अच्छे से पढ़ सके बच्चा और जितनी लगन के साथ पढ़े, पूरी कोशिश है ऐसा। व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है आपने बताया, तो बच्चे आगे चलकर उसमें क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे मैंने बताया सर
कि बालक लोग जा सकते हैं अपना आईटी फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में, और बालिका अपना खुद का पार्लर वगैरह खोल सकती है ब्यूटी करने के बाद। ये बहुत अच्छी बात है सौरभ भैया कि जो शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो यहाँ शुरू किया गया है बालिकाओं के लिए, और कहते हैं कि एक बच्ची पढ़ गई तो 7 पीढ़ी तर गई, और जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो आगे चल के उस परिवार के शिक्षित होने के जो उनका परिवार बनता है अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। बहुत अच्छा लगा हमें सुधीर जी से बात करके। आकाशवाणी गांव के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो रेडियो सुनने वाले श्रोता हैं, खास करके जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे बस मन लगा के पढ़े, मोबाइल पे कम ध्यान दें और पाठ्यक्रम पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बच्चों में आज ये लत पाई गई है कि मोबाइल पे ज़्यादा समय दे रहा है, वो मोबाइल पे कम ध्यान दें, यानी अपनी जो ऊर्जा है वो मोबाइल में कम लगाएं और पढ़ाई में ज़्यादा लगाएं। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात कही सौरभ भैया ने, है ना? बहुत अच्छा लगा सुधीर सर से बातचीत करके, और अब इनसे विदा लेते हैं रजनीश भैया, हम कहते हैं राम 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 राम। किसान भाइयों, ग्राम सांक की यात्रा के दौरान हम आ पहुंचे हैं ग्राम पंचायत के भवन में, और यहाँ हमारी मुलाकात हुई है ग्राम पंचायत सांक के सचिव जी से। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम भी आपका? राजेंद्र कुमार वर्मा, सचिव ग्राम पंचायत सांक। आप कब से इस पद पर कार्यरत है यहाँ पर इस ग्राम में? इसमें 2022 से हूँ ग्राम पंचायत सांक में। इसके पूर्व भी था, पर बीच में 1 साल दूसरी पंचायत ट्रांसफर हो गया था। जी जी, तो 3 वर्षों का आपको यहाँ पर अनुभव है, तो किस तरह के कार्य अभी आपके ग्राम पंचायत में संपन्न कराए जा रहे हैं? अभी मनरेगा योजना से काम चल रहा है। कपिल धारा कूप है, खेत तालाब है, माँ की बगिया है, ऐसे कंट्रोल ट्रेंच है, वृक्षारोपण कार्य है, मनरेगा योजना से चल रहे हैं। तो ये जो माँ की बगिया जो आपने बताया जो कार्य चल रहे हैं, ये किस तरह का कार्य होते हैं इसमें? इसमें हिरगाई मूलक कार्य है। इसमें आधा एकड़ 1 एकड़ हिरगाई को उनकी निजी जगह पे पौधे लगाने के लिए शासन द्वारा उनके ही खाते में पैसे आवंटित किया जाता है, जिसमें आधा एकड़ में 50 पौधे और 1 एकड़ में 100 पौधे फलदार पौधे लगते हैं। उसमें उनको मजदूरी भी मिलती, पौधे को भी मिलता है, फेंसिंग के लिए भी पैसे मिलते हैं। यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को देते हैं, जो स्व सहायता समूह में जुड़ी है उन्हीं को देते हैं। बहुत बढ़िया जी, योजना का लाभ। सौरभ भैया भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? जी सचिव जी, ये बताइए कि आप जो शासकीय योजनाएं आती हैं जी गांव तक, उनका लाभ किस तरह से अपने ग्रामीणों को दें? जो पात्र लोग हैं, ग्राम सभा लेकर जो पात्र लोग हैं उनका चयन किया जाता है, और जो पात्रता रखते हैं उनको लाभ, और जो इच्छुक है उनको देते हैं। पात्रता तो बहुत रहते हैं, पर कुछ लोग इच्छुक नहीं रहते जी, तो जो इच्छुक है उनको देते हैं लाभ। अच्छा, ये मैं बताइए कि जैसे शासन की कोई भी योजना आई, अब हर ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए आपके पास में क्या साधन है, या आपने क्या व्यवस्था ऐसी बनाई है कि जो योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति तक, गांव के हर निवासी तक उसकी जानकारी हो? जो शासन की योजना आती है समय समय पे ग्राम सभा में बताया जाता है। यह एक पंचायत ग्रुप है, जी जी, हमारा पूरी पंचायत का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डाला जाता है योजनाओं की जानकारी। चलिए, बहुत ही और अच्छी कोई बात। विशेष आई तो फिर उसका कोटवार के द्वारा मुनादी करा के जानकारी दी जाती है। बहुत अच्छी बात है रजनीश भैया, ये तकनीक का उपयोग करके भी अपने गांव में सभी तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल और अच्छा प्रयास है इनका अपने गांव में विकास को करने के लिए। बिल्कुल। तो सचिव जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। रजनीश भैया, अब इनसे हम विदा लें? बिल्कुल विदा लेते हैं। सचिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने ग्राम विकास की कार्यों की जानकारी हमें दी, और आकाशवाणी छिंदवाड़ा के लिए आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम। आगे चलते चलते हम एक यहाँ खेत देख रहे हैं भैया, सौरभ भैया, और ये जो फसल है भैया, ये थोड़ी कम जानी पहचानी सी लग रही है। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कौन सी, आपको लग रहा है कि कौन सी फसल है? अब भैया दूर से तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलिए अपन थोड़ा नजदीक चलते हैं, वहाँ देखते हैं, अगर समझ में आए कौन तो। सी फसल है? हाँ। और भैया देखिए, एक किसान भाई जो लग रहा है इन्हीं का खेत है, इनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि फसल कौन सी। भैया राम राम। राम राम भैया।
भैया हम आकाशवाणी गांव में इस प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर आए हैं और भैया आपका खेत हम देख रहे हैं, और लेकिन भैया ये फसल कौन सी लगी हुई है? ये तो ना गेहूं है ना ये कोई सब्जी फसल दिख रही है हमें, कौन सी फसल है ये? बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये जो नई फसल मैंने इसी साल से ट्राई किया हूँ, तो ये अश्वगंधा की खेती है। अच्छा, अश्वगंधा, ये तो खैर भैया सब चिर परिचित नाम है आयुर्वेद के क्षेत्र में। रजनीश भैया औषधि फसल है ना, ये फसल है ना ये, हाँ है ना। जो कृषि विज्ञान केंद्र की छिंदवाड़ा की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी कुछ मोटिवेशन दिया गया था कि नई फसलों का, भाई ट्रेडिशनल जो फसलें हैं वो छोड़ के, हाँ, कि आप गेहूं मक्के के पीछे नहीं दूसरी फसलें भी आप लगाएं। तो उससे थोड़ी सी प्रेरणा लेके हमने इस साल सोचा कि भाई शुरुआत करें हम अश्वगंधा खेती की। जी, तो कितने रकबे में लगी हुई है ये? शुरुआत मैंने अभी 1 एकड़ से किया हूँ। अच्छा, अभी शुरुआत ही किया। हाँ, तो अभी देखते हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, फायदा होगा यदि, तो उसको फिर ज़्यादा करते हैं हम लोग। अच्छा भैया, अभी जो हम देख रहे हैं खेत में, तो जो पौधा है इसमें फल आ गए हैं, तो क्या इसको आप अभी कटाई की स्थिति में आ गया है या आगे करेंगे? ये अभी किस स्थिति में है पौधा? अभी तो बस हार्वेस्टिंग की स्थिति में है, मतलब 10 से 12 दिन के बाद मैं इसकी हार्वेस्टिंग कराऊंगा। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अश्वगंधा का पूरा पंचांग हम बेच सकते हैं, तो इसकी जड़ें मुख्य रूप से आयुर्वेदिक दवाइयों के काम में आती है, और जो पंचांग है वो भी दवाइयों के ही काम आता है। कितने दिनों की रहती है इसकी फसल की, जब ये जिसको हम इसको बेच सकते हैं, हम कितने दिनों की रहती है फसल? ये 100 से 120 दिन जैसी होता है, तो इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। कहाँ बेचते हैं फिर आप इसे? मुझे एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से इसके बीज उपलब्ध कराए गए थे, तो और उसी कंपनी से मेरा टाई अप है कि मैं उनको बेच सकता हूँ। हालांकि उनकी ओर से छूट है कि आप बाहर नीमच, जैसे नीमच मंडी हमारा MP में, तो वहाँ पे आप जाके बेच सकते हैं, लेकिन उतना दूर से बहुत दूर हो जाता है, तो हम यहीं पे उनको दे दें। डिमांड होती है इस फसल की? हाँ, डिमांड होती है। और भी अगर अश्वगंधा की बात करा जाए तो इसके उपयोग के क्या फायदे व्यक्ति को होते हैं? अश्वगंधा का उपयोग जो है आयुर्वेदिक दवाइयों में इसलिए किया जाता है, इससे दिमाग में स्फूर्ति, शरीर में स्फूर्ति, शरीर को स्वस्थ कर रखने के लिए इससे जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो बनाई जाती हैं। हाँ सौरभ भैया, देखो हम जब भी किसी मेडिकल स्टोर पे आजकल जाते हैं, भले ही वहाँ पर एलोपैथिक दवाइयाँ मिल रही हो, तो वहाँ अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंधा की टेबलेट्स, अश्वगंधा के कैप्सूल भी मिलते हैं, और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर उनको आज लेने की सलाह भी देते हैं। ताकत के लिए इसका विशेष इस्तेमाल। कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ जब हम खरीदते हैं तो उनमें जो तत्व, मतलब उसमें जो चीजें हाँ डली हुई है, उसमें लिखा हुआ रहता है। अश्वगंधा का नाम भी कई दवाइयों में हमने देखा है, और इसकी खेती की शुरुआत भैया ने की है, तो बहुत अच्छा लगा हमें जानकर कि इस तरह की भी खेती हमारे युवा, क्योंकि काफी युवा हैं भैया, हाँ, और एक जब युवा इसकी पहल चीज में रुझान लेगा खेती को बदलाव करने की दिशा में, और लोग भी प्रेरित होंगे, बाकी लोग भी इससे प्रेरित होंगे। अच्छा भैया, ये बताइए कि इसमें फसल में पानी, सिंचाई वगैरह कितनी करना रहता है? सिंचाई इसमें शुरुआती दौर में जब तक वो अंकुरित ना हो तब तक उसमें नमी बनाए रखना होता है। उसके बाद उसमें गेहूं से भी कम पानी लगता है, पानी इसमें कम लगता है। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ रोग वगैरह देखने को आते हैं भैया फसल में? हाँ, इस बार कुछ एक रोग आया हुआ था देखने के लिए, उसमें पीलापन आ रहा था, तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र से ये दवाइयाँ वहाँ से सस्ती ही मिलती है, हालांकि दवाइयाँ इसमें 100-150 रुपए की दवाई आती है, तो वो स्प्रे कराया था, उसके बाद रोग समाप्त हो गया था। अच्छा, आपके जैसे और भी युवा साथी जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो परंपरागत खेती जो चली आ रही है, जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी तक चल रहे हैं, तो उससे हटके कुछ नया करें जिसकी आज डिमांड है। जैसे आयुर्वेद पे आज ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो वैसी खेती हम नए स्तर पे करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत अच्छी बात कही भी हमारे युवाओं के लिए। हाँ, अच्छी एक प्रेरणादायी बात अनिल भैया ने कही सभी युवाओं से। और अब रजनीश भैया, हम अनिल भैया से विदा लेते हैं। बिल्कुल, उनसे विदा लेते हैं भैया। और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि जब हम भी ऐसे खेतों में जाते हैं जहाँ पर पारंपरिक फसलों के अलावा हमें इस तरह की औषधीय फसलें, या जैसे कई बार फलों की फसल या सब्जियों की अलग अलग वैरायटी की फसल देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, नयापन महसूस होता है, बात करने में भी, जानकारी लेने में भी आनंद आता है। इनसे विदा लें भैया? बिल्कुल विदा लेते हैं भैया, आपको हमारी राम 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 राम। सौरभ भी एक खेत में हम यहाँ पहुंचे और देखो यहाँ सब्जियां लगी हुई है, और एक किसान भाई हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। चलिए उनसे हम थोड़ी बातचीत करते हैं। भैया राम राम। राम राम भैया। राम राम जी, राम राम। क्या शुभ नाम है भैया आपका? राजेश मालवीय। राजेश भैया, ये जो टमाटर और भट्टे की फसल लगी है, ये आपकी ही है? जी। तो कितनी जगह में लगाए भैया ये सब्जी? टमाटर लगा है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। और भट्टे? भट्टे आधा एकड़ में। आधा एकड़ में भट्टे लगे हैं। 1 एकड़ में आलू लगा है।
आलू भी लगाए थे। तो सिंचाई वगैरह कैसे करते हैं इनकी? ट्यूबवेल है। अच्छा, ट्यूबवेल से कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो सब्जियों की खेती में फ़ायदा है आपको खेती करने में? जी, सब्जी की खेती में तो है फायदा, नकदी फसल है, रेट मिल जाए तो बहुत फायदा है। हाँ, रेट अगर अच्छे मिल जाए हाँ तो बहुत फायदा है। और रेट मिल जाते हैं सब्जियों रेट मिल जाते एक आध राउंड में। तो जो पौधे हैं टमाटर के या भट्टे के, आप क्या स्वयं तैयार करते हैं या आप खरीदते हैं? पहले तो स्वयं तैयार करते थे, आजकल अब पॉली हाउस से मिलने लगी। हाँ। मतलब पौधे आप बने बनाए पौधे हाँ, खरीद कर बने लाते बनाए हैं खरीद और उनको रोपित करते रोपित हैं। करते हैं। अच्छा, क्या बहुत ज़रूरी बात ऐसी आप बताइए कि सब्जी की खेती से किसान कैसे फ़ायदा ले सकता है या कैसे अच्छा उत्पादन ले सकता है? उसमें समय समय का ध्यान रखना है, समय में सिंचाई और दवाइयों का, तो उत्पादन अधिक आएगा। जैविक विधियों का इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती में? हाँ, गोबर खाद वगैरह डालते हैं और जैविक विधियों का उपयोग करते हैं। पशुपालन है आपके पास? जी है। तो हमारी जो समस्त युवा जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? सब्जी की खेती करना चाहिए, पारंपरिक खेतियों के अलावा, गेहूं और मक्का के अलावा सब्जियों की खेती भी करना बहुत ज़रूरी है, उससे आय बढ़ती किसानों की। तो राजेश भैया, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने हमें, और रजनीश भैया अब हम इनसे विदा लेते हैं, और राजेश भैया आपको हमारी राम राम। राम राम जी। सौरभ भैया, ये आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? हाँ भैया, कुछ ऐसे ठक 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 आवाज़ आ रही, कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ भैया, यहाँ देखिए, ये भैया देखो यहाँ पर। अरे भैया, यहाँ पे आप उधर कहाँ देख रहे हैं? ये मटके रखे हुए दिख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मटके बनाए जा रहे हैं। अच्छा, कलश भी दिख रहे हैं यहाँ पे रखे हुए, तो सब यहीं पे बन रहे हैं लगता है। चले अंदर देखते हैं। भैया राम राम। भाई साहब राम राम। क्या बना रहे हैं भैया आप? ये मटके घड़े बन रहे हैं भाई सब, गर्मियों के ठंडे पानी के लिए। जी 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 भाई। क्या नाम लिखते हैं आप भैया? संतोष मालवीय। मटके वगैरह दिख रहे हैं, है ना? दिए भी रखे हुए हैं। हाँ, दिए भी रखे हैं, कलश रखे हैं। तो ये आप ही बनाते हैं भैया सब? जी भाई साहब, जी जी, पैतृक काम है भाई साहब हमारा, कुम्हारी का। जी जी जी। गर्मियों में अभी देखो रजनीश भैया, कितनी तेज धूप है, और ऐसे में घड़े का शीतल जल जब हम पीते हैं, कितना अच्छा हमें अंदर से लगता है। और भैया, घड़े के अलावा आप क्या क्या बनाते हैं? मूर्तियाँ, दीपक, गुल्लक, कलश माता जी के, ये सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं भाई साहब, जो कुम्हारी के काम। भैया ये बताइए कि ये तो मिट्टी ही है ये? जी भाई साहब। जी। मिट्टी क्या कुछ अलग तरह की रहती है, या जो हमारे खेतों में जो मिट्टी है वही मिट्टी है? नहीं, खेतों की मिट्टी का उपयोग नहीं भाई साहब, इसके लिए मिट्टी अलग से निर्माण किया जाता है, उसको छाना जाता है, उससे मिट्टी, कंकड़, कचड़ा वगैरह सारा हटा के उसको छान कर बिल्कुल महीन मिट्टी का उपयोग किया जाता है। एक घड़ा बनाने में कितने वक्त लग जाता है भैया? भाई साहब, लगभग एक घड़े का निर्माण करने में लगभग आधा से पौन घंटा एक घड़े के लिए। तो कितने लोग आप लोग मिलजुल के इस काम को करते हैं? पूरी फैमिली मिलकर ऐसा काम करते रहती, सहयोग करना पड़ता सभी को, सारे लोग सहयोग करते हैं परिवार के, तब ये काम संभव हो पाता है। अच्छा भैया, जब आप इस रचना को बनाते हैं, जब आप इन चीज़ों का निर्माण करते हैं, तो जब वो बन के तैयार होता है तो किस तरह की अनुभूति होती है, उसके बारे में कुछ बताइए। भाई साहब, वो एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, बड़ा अच्छा लगता है अपने आप को कि अपन एक विश्व के लिए या आम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ का निर्माण करते हैं, जो कि औषधि से भरा पूरा कह लीजिए भाई साहब। आज के समय में वर्तमान दौर में फ्रिज, ये कूलर, इनसे अच्छा शुद्ध पानी जो घड़े में होता है, ये बीमारियों से भी हटकर होता है और शुद्ध पैतृक होता है भाई साहब। और शीतलता जो मिलती है सौरभ भैया मटके का पानी पीने से, हाँ, घड़े का मटके का पानी, हाँ, उसकी तुलना हम फ्रिज के पानी से नहीं कर सकते। उसका जो आनंद है ना, वो उसकी तुलना आप नहीं कर सकते फ्रिज के पानी से। नेचुरल तरीके से पानी इसमें ठंडा होता है, और मिट्टी का उपयोग इसमें हो रहा है, और मिट्टी से ही हम सब लोग हैं भैया। बिल्कुल। मिट्टी से ही हम अनाज पैदा कर रहे हैं। बहुत कुशलता का काम है, और खास करके जब चाक पर रखकर ये अपने कुशल हाथों से उस मटके को बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसमें अत्यधिक कौशल की आवश्यकता है, अनुभव की आवश्यकता है। ये कुशल कारीगर हाथ ही इसका निर्माण कर सकते हैं और इसको आकार दे सकते हैं। तो भैया, इतनी अच्छी आप रचनात्मकता का काम कर रहे हैं, सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, मटके बनाते हैं, घड़े बनाते हैं। आपने हमसे इतनी अच्छी अपनी कला के बारे में हमसे बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम भाई साहब, जय श्री राम। रजनीश भैया, हाँ सौरभ भैया,
देखिए भैया, घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है क्या? बिल्कुल भैया, ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे हम- वो घंटियां हैं जो गायों के गले में बांधी जाती है। हमारे जो पशुपालक किसान भाइयों के कोठे जो रहते हैं उसके पास सुनाई देती है। गाय अगर चरती है, ये बंधी सही है। बोले भैया, बिल्कुल वही आवाज है। तो कहाँ किस तरफ से आ रही, चले बढ़े क्या उधर? बिल्कुल आगे चलते हैं भैया। चलिए, ये और बहुत सारे पशु भी दिख रहे हैं। पशु दिख रहे हैं बहुत सारे, और कोई भैया एक दिख रहे हैं हमें, जो इनका भैया चारा दिख पानी का रहे हैं। प्रबंध कर रहे हैं। हाँ, इनसे बात करें क्या? भैया राम राम। जय राम जी की जी। यही जो पशु हम देख रहे हैं जो बंधे हुए हैं वो आपके ही हैं? हाँ जी। क्या नाम है भैया आपका? श्रीपाल माहौरी। तो श्रीपाल भैया, ये बताइए कि ये पशुपालन का काम आप कितने समय से कर रहे हैं? 15 साल होते आ रहा है जी। ये जो पशु है, कितने संख्या है आपकी पशुओं की? पशुओं की संख्या 15 है जी। एक थार पार है, साहिवाल जर्सी है, और एक गिर की गाय है, HF की कलूरी है बच्चिया। हाँ जी। और सब मुर्रा की खान भैंस है। काफी उन्नत किस्म की नस्लों का ये पशुपालन कर रहे हैं। पशुपालन कर रहे हैं और अच्छे पशुपालक लग रहे हैं, क्योंकि इनके पशु जो है वो बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं ना। तो भैया कितना दूध उत्पादन हो जाता है भैया? एक का 15 से 20 लीटर की है, एक 14 लीटर की है, और एक 10 लीटर की है। अच्छा उत्पादन लेते हैं दूध का। कहाँ विक्रय करते हैं भैया इसका? डेली में जाता है जी। कहाँ है डेयरी? खमरा। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। अच्छा भैया, खेती बाड़ी भी आपके पास? नहीं, ये खेती नहीं है जी। मुख्य व्यवसाय आपका पशुपालन का। तो दिन का कितना दूध हो जाता है? दिन का मेरा भी 25 लीटर दूध होता है। हाँ, कुछ गब्बन है, कुछ पाठी हो गई है, कुछ लग रही है। हाँ, उसकी रोलिंग नहीं टूटती है। सौरभ भैया, ये जानना चाहेंगे हम इनसे कि जैसे कि उन्होंने बताया इनका खेत नहीं है, तो जो चारा या बरसीम वगैरह जो आप इनको खिलाते हैं, पशुओं का जो चारा है, तो उसकी व्यवस्था फिर कैसे होती है? ठेका खेती है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें बरसिंग फेंक देते हैं, उसी में गेहूँ उत्पादन हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये पशुपालन के साथ साथ खेत को किराए से लेकर उसमें खेती भी कर रहे हैं, पशुओं का चारा भी उगा रहे हैं और सूखे चारे की व्यवस्था भी कर रहे हैं, क्योंकि भैया पशुपालन का मूल आधार ही है पशुओं के लिए चारा की उपलब्धता कराना, है ना। तो भैया ये बताइए कि आपके जो पशु है अच्छे स्वस्थ तंदुरुस्त रहें और अच्छा दूध उत्पादन आपको मिलता रहे, इसके लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखें? इनका सुजाना खिलाना पड़ता है, और उड़द मूंग की जो आती है वो भी खिलाना पड़ता है, और खरी। अच्छा, जैसे रोग वगैरह या कोई बीमारी उनको लगे? नहीं जी। तो नहीं, जैसे लगे तो फिर यहाँ कोई पशु चिकित्सा यहाँ पर कहाँ पर है? पशु चिकित्सक यहीं गाँव में उपलब्ध? गाँव में है ना जी। तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना? नहीं, दूर नहीं जाना पड़ता, गाँव में है पशुपालन उपेक्षा। तो सौरभ भैया, कितनी अच्छी बात है कि पशुपालन कर रहे हैं, जबकि इनकी खेती खुद की नहीं है, ठेके पे लेके कर रहे हैं, तो एक व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं। जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, अच्छे दूध उत्पादन के लिए आप उनसे क्या कहना चाहोगे, सभी पशुपालक भाई बहनों से? पशुपालन से अपना समझो अच्छा आय भी हो सकती है, और वो भी कर सकते हैं, अपन आगे की उन्नति भी कर सकते हैं उससे। सभी किसान भाई को पशुपालन करना चाहिए। श्रीपाल भैया ने बहुत ही अच्छी जानकारी रजनीश भैया दी हमें बिल्कुल। पशुपालन के ऊपर, है ना, और काफी अनुभवी हैं, 15 साल से कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, और अब इनसे हम विदा लेते हैं। तो श्रीपाल भैया, आपको हमारी राम राम। राम राम जी। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है, और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं, और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। सौरभ भैया। हाँ भैया। इस ग्राम सांख से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का नाम है डोंगरदेव, और जहाँ हम आए हैं। तो यहाँ हमने जब दर्शन किए हैं भैया, यहाँ पर एक श्रद्धालु हैं इस मंदिर के पास, उनसे हम इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। भैया राम राम। भैया राम राम। क्या नाम भैया आपका? भैया मेरा नाम चमन श्रीवात्री है। कहाँ रहते हैं आप? भैया मैं सांक रहता हूँ। तो ये जो प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर जो है प्राचीन मंदिर है,
बहुत से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बहुत से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। भैया यहाँ दीपावली से 15 दिन बाद जो कार्तिक पूर्णिमा रहता है उसमें विशाल मेला लगता है 15 दिन का। उस विशाल मेले में जो श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ पे जो भी मन्नत करके जाते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। ऐसी मान्यता है और उनकी जो है इच्छा है वह पूरी होती है। सौरभ भैया बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े चट्टाने पत्थर लगे हुए हैं। आ रहे थे हाँ, तो जो पलाश के फूलों से यहाँ का जो नज़ारा है बहुत सुंदरता है, उसके कारण दिखाई दे रहा था और सुंदरता जो है 4 चांद उसमें लग गए। तो एक बार यहाँ पर हमारे जो भी सुनने वाले श्रोता हैं, अगर वो चौरई आते हैं और अगर पिकनिक का उनका या भ्रमण का या उनका मन है या वो कोई अच्छा सुंदर स्थान देखना चाहते हैं तो एक बार डोंगर देव वो जरूर आए। तो भैया सांक से कितना है डोंगर देव? ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर दूर। आधा किलोमीटर दूर है, बहुत ही अच्छी जगह है। हाँ, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे जो पत्थर हैं रंजीश भैया देख रहे हैं आप, बिल्कुल कितने बड़े और विशाल पत्थर है। तो ठीक है भैया, आपने इस प्राचीन मंदिर के बारे में, डोंगर देव के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। हाँ सौरभ भैया, घंटियों की आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है भैया। और हम यहाँ देख रहे हैं कि शंकर जी का मंदिर है, साथ में दुर्गा जी की प्रतिमा भी हमें यहाँ दिख रही है। दोनों प्रतिमाएं विराजमान है। और अभी अभी भैया चैत्र नवरात्र का पावन पर्व जो है हमारा संपन्न हुआ है और अभी भी मंदिर में जो है चहल पहल है, रौनक है, का आना जाना लगा हुआ है। बिल्कुल। तो चलिए हम भी क्यों ना दर्शन कर लें माता जी के। बिल्कुल। चलिए। जय माता दी। यहाँ पर एक महिलाओं की भजन मंडली बैठी हुई है। चलिए इनसे हम बैठी है तो हम लोग क्या करते हैं भैया हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमें एक अच्छा सा सुंदर सा मधुर सा भजन सुनाएं। चलिए वे सुने। आप सभी को हमारी ओर से राम राम। जी क्या नाम है आपका? बसंती गोई, मीरा यादव, राम कुमारी महल, अनीता गोहिया, कचराबाई भारद्वाज, कालाबा गई, गीता भारद्वाज, आशा गोस्वामी, भानुमती यादव। तो आप लोग मंदिर में देख रहे हैं कि जैसे कि अपनी भजन मंडली के साथ मौजूद हैं, आपके पास ढोलक है, मंजीरे हैं, तो आप लोग हमें एक मधुर सा भजन सुनाएंगे। हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा की तरफ से आए हैं। हाँ जी सुनाएंगे। चलिए सुनाइए।
जयकारा शेरावाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। तो रजनीश भैया कैसा लगा आपको भजन? भैया भजन में बहुत आनंद आया। और इनकी भजन मंडली का नाम हम पूछना भूले, क्या नाम आपकी भजन मंडली का? दुर्गा मंडल। दुर्गा मंडल। मंडल साख। दुर्गा मंडल साख, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगा भैया इनका। बिल्कुल आनंद आया सुन के। तो इनसे विदा ले सौरभ भैया। बिल्कुल विदा लेते हैं। और आपने हमें इतना अच्छा भजन सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारी ओर से राम राम। तो सौरभ भैया, ये थी आज की हमारी ग्राम साख की यात्रा, जो हमने आकाशवाणी गांव के अंतर्गत आज हम लोगों ने इस ग्राम में की। यहाँ आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और सभी जो यहाँ के ग्रामवासी हैं, बिल्कुल सभी ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत सहयोग किया, ये बहुत अच्छा लगा। जो कृषक है यहाँ के, चाहे हम किसानों की बात करें या पशुपालन जागरूक है की बात करें, जागरूक है, नए तरीके से नई खेती भी यहाँ पर कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो सौरभ भैया, अब सभी से विदा लेने का समय होता है। बिल्कुल। तो मैं रजनीश भैया और मैं सौरभ भैया कहते हैं आप सभी को राम राम। राम राम। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।